15 अप्रैल 1985 की बात है कि कराची नाज़िमाबाद पहली चौरंगी पे नए नए सिग्नल्स नस्ब किए गए थे, लेकिन रेस लगाती हुई दो बसों ने सिग्नल्स की परवाह ना की और एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में चौक क्रॉस करने लगी। सामने ही सर सैयद गर्ल्स कॉलेज था। सड़क क्रॉस करती तीन लड़कियां दो बसों की जद में आ गईं, जिनमें से एक लड़की उसी वक्त दम तोड़ गई, जिसका नाम था बुशरा जर्दी। जब कॉलेज में खबर पहुंची तो तालिबात सड़कों पे निकल आईं और एहतजाज शुरू कर दिया। इतनी देर में नाज़िमाबाद से कुछ लड़के भी आए और बसों पे पथराव शुरू कर दिया और यूं एहतजाज का रंग बदल गया। अब एहतजाज की क़यादत चंद दफा पहले बनने वाली एक लसानी तंजीम के हाथ में चली गई। ये एक नई बनने वाली सियासी तंजीम थी। इस तंजीम के सरकर्दा रहनुमाओं में अजीज अहमद तारिक, इमरान फारूक, अल्ताफ हुसैन और फरूक सितार थे। इस जमात का नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसको बाद में MQM के नाम से जाना जाता है। इस हादसे ने कैसे सियासी रंग बदला और बेनजीर के दौर से इसका क्या ताल्लुक था और नवाज शरीफ के दौर में होने वाला क्लीन अप ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, ये सब हम आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज की इस किस्त में। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। 80 की दहाई में कराची की आबादी तकरीबन 80 लाख थी, जिसमें तकरीबन 15 लाख पश्तून आबादी थी और पश्तूनों का ज्यादातर ताल्लुक ट्रांसपोर्ट के साथ था। इसीलिए समझा गया कि बुशरा जर्दी को कुचलने वाला ड्राइवर पश्तून है। इस आम से हादसे को लसानी रंग दे दिया गया। पहले कराची बसों पर हमले हुए, फिर आबादियों पे हमले हुए, बसें जलाई गई, ड्राइवर्स को मारा गया और यूं एक हादसा मुहाजिर और पश्तून फसादात की शुरुआत बन गया। इस आग पर मजीद तेल चंद लड़कों ने डाला, जिन्होंने क्रीपी प्रेस क्लब से कुछ पंफलेट पश्तूनों के खिलाफ छपवा कर मुख्तलिफ आबादियों में फेंक दिए। इस पंफलेट ने जल्दी पर तेल का काम किया और 2 दिनों में 25 बसों को जला दिया गया। 50 से लेकर 200 तक हलाकतें हो गईं और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। हालात इतने खराब हुए कि तालीमी इदारे बंद करना पड़े और इम्तहानात मुलतवी करना पड़े और अमनो अमान कायम रखने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाया गया। इस खौफनाक वाकया ने एक तरफ कराची को लामुतनाही बदअमनी की तरफ धकेल दिया और दूसरी तरफ MQM को कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बना दिया। मुहाजिर जो कराची का तकरीबन 60% हिस्सा थे, उन्होंने MQM को अपनी आवाज और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत जाना और सब MQM के साथ जुड़ गए। जान बहक होने वाली लड़की बुशरा जर्दी के वालिद आवाम से अपील करते रहे कि अगर वो अमन कायम कर दें तो वो समझेंगे कि उनकी बेटी दोबारा जिंदा हो गई है। लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी, सियासी रंग पकड़ चुकी थी। कराची में मौजूद बरसों से मुआशी लामतनाही, नाहमवारियां और इबादी असमियत का जो लावा पक रहा था, वो एकदम से उबल खड़ा हुआ और आतिश फशां की तरह फट गया, जिसके लिए एक्सीडेंट महज एक बहाना बना था। बुशरा जर्दी के वालिदैन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था और बुशरा जर्दी के वालिद शब्बर जर्दी ओमान में मुलाजमत करते थे। इस वाक़े के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए अपनी फैमिली को साथ लिया और मुस्तकिल तौर पर कराची से ओमान में शिफ्ट हो गए। लेकिन कराची दोबारा पहले जैसा पुरअमन नहीं रहा। ज़ियाउल हक के दौर के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया और उसके बाद नवाज शरीफ वजीर आज़म बने। लेकिन ये सब हालात नवाज शरीफ को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को विरसे में मिले थे। दोनों वजीर आज़म अपने अपने अदवार में इन हालात पे काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात ठीक होने की बजाय मजीद खराब से खराब तर होते चले गए।
शुरू में दो ग्रोहों का जो तसादम था, MQM और पश्तूनों का तसादम, बाद में ये MQM और पीपल्स पार्टी का तसादम बन चुका था। उधर फिरका वराना इंतहा पसंद भी पूरे जोरों शोर में थे, जिनकी वजह से उनका निशाना मस्जिदें और हमाम बारगाहें बन रही थीं। हम 18वीं किस्त में आपको बता चुके हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत कैसे खत्म हुआ था, जिसमें पक्का किला का वाकया आपको याद होगा। और उसी पक्का किला वाले वाकये में MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद अगला दौर नवाज शरीफ का दौर था, और अमन के लिए नवाज शरीफ ने 1992 में क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। इब्तदाई तौर पर ये ऑपरेशन डाकुओं और दहशतगर्दों के खिलाफ था, लेकिन अल्ताफ हुसैन ये कहते हैं कि ये सारा ऑपरेशन सिर्फ MQM के खिलाफ है, और उनके नजदीक इसकी कुछ वजूहात भी हैं। यही वो ऑपरेशन था जो 1992 में शुरू हुआ, और 1992 में जनापुर के नक्शे बरामद हुए, और MQM पे इल्जाम लगाया गया कि वो कराची को पाकिस्तान से काट कर खानकान की तरह एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, जिसका मुबैना तौर पर वो नाम जनापुर रखेंगे। ये कहानी बहुत खौफनाक थी। इस बात ने MQM की साख दुश्मनों में ही नहीं बल्कि अपनों में भी बहुत ही खराब कर दी। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर ना चल सकी। 19 अक्टूबर को ISPR ने ऑफिशियल बयान दिया कि जनापुर के नक्शों वाली नाम नेहाद कोई कहानी मौजूद नहीं है, और पाक फौज ने सियासी हुकूमत को ऐसे कोई नक्शे ना ही दिए हैं और ना ही उनका कोई सुराग मिला है। जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त कराची के कोर कमांडर नसीर अख्तर थे। उन्होंने सुहेल अहमद वड़ाइच को इंटरव्यू में कहा कि वो जनापुर के नक्शों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद जो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे, वो क्या कहते हैं आप भी सुने। ये जो जनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और MQM के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। अलबत्ता मेजर नदीम, जिन्होंने ये नक्शे बरामद करने का दावा किया था और आज वो नार्वे में खुद साख्ता जला वतनी काट रहे हैं, आज भी अपने जनापुर के नक्शों वाली बात पर कायम हैं। वो कहते हैं कि जनापुर के नक्शे सच्चे थे और ये खाली महज एक कहानी नहीं थी। नसीर अख्तर साहब ने तो टीवी पर आकर कहा कि नक्शे कोई नहीं थे। आप आज भी ये मेंटेन कर रहे हैं कि नक्शे मौजूद थे? मैं इस चीज को तो चैलेंज करता हूँ, मेरे सीनियर भी हैं, लेकिन जनरल नसीर अख्तर के उनके अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज को डिनाई किया है। उन्हें बरामद करने के जुर्म में मेजर नदीम के घर को मुतहिदा ने जला दिया और बेटे को कत्ल कर दिया। यही वो ऑपरेशन था जिसमें मुतहिदा पे इल्जाम लगा कि उन्होंने मेजर नदीम और 3 फौजी एहलकारों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। बाद में पुलिस ने उन 3 एहलकारों और मेजर नदीम को एक व्हाइट हाउस नामी टार्चर सेल से बरामद भी कर लिया था, और इस बात पर एक बहुत बड़ा तूफान उठा। लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमा में गिरफ्तार तमाम मुलजमान को बरी कर दिया, और 2006 में ये मुकदमा ही खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में होने वाले इस सर्च ऑपरेशन तक अल्ताफ हुसैन कराची में ही रहते थे, लेकिन जब जनवरी 1992 में इस क्लीन अप ऑपरेशन का आगाज किया गया तो वो उम्रा के लिए सऊदी अरब चले गए, और उम्रा करके दोबारा पाकिस्तान की बजाय वो लंदन चले गए, और अभी भी वो वहां पे ही मुकीम हैं। इन वाकयात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्ताफ हुसैन इस क्लीन अप ऑपरेशन से कितने हरासां थे, कितने खौफजदा थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो अल्ताफ हुसैन को एक मौका मिला और उन्होंने ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा किया।
پیپلز پارٹی اور MQM ماضی میں بدترین حریف رہے تھے. دونوں نے متحدہ سیاسی اکٹھ کر لیا. دونوں کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں. پیپلز پارٹی حکومت چلانے کے لیے سندھ میں امن چاہتی تھی، جبکہ الطاف حسین کلین اپ آپریشن سے جان چھڑوانا چاہتے تھے. لیکن یہ مجبوری مانگے کے کپڑوں کی طرح زیادہ دیر زیادہ دن نہ چل سکی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کلین اپ آپریشن مکمل طور پر روکا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ محترمہ بینظیر بھٹو کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں یہ آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے نصیر اللہ بابر کو کراچی کے امن کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی. MQM نے پاک فوج سے اپنے تحفظات کے خرابی کا ذکر بھی کیا، لیکن کور کمانڈر نے ایک بڑی بحث کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ آپریشن کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں بلکہ ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے. جواباً الطاف حسین نے اپنے کارکنان کو جدوجہد کی تیاری کا آرڈر دے دیا، حکم دے دیا. محترمہ بینظیر بھٹو معاملے کی نوعیت کو بہام پر رہی تھیں. انہوں نے الطاف حسین کو کہہ دیا کہ وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. ان ساری باتوں نے سیاسی درجہ حرارت اس حد تک بڑھا دیا کہ MQM نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرنا اور گرفتاریاں دینا شروع کر دی. اسی سلسلے میں 19 اپریل 1994 میں MQM نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا. جب یہ جلوس کراچی 3 ہٹی پل پہ پہنچا تو پولیس کے ساتھ مظاہرین کا تصادم ہو گیا اور پولیس اور مظاہرین میں فائرنگ کا تبادلہ 2 گھنٹے جاری رہا، جس میں 2 بندے ہلاک ہو گئے اور 15 کے قریب زخمی ہو گئے. الطاف حسین نے اس واقعے کے بعد 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا اور سوگ کے دوران ہی 35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئیں، بینک لوٹے گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور فوجی دستوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی. نتیجتاً شہر میں فوج کو بلا لیا گیا تاکہ شہر میں امن و امان قائم ہو سکے، کیونکہ MQM نے اب باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے. 4 مئی کو MQM کے مرکزی دفتر عزیز آباد میں پولیس، رینجرز اور فوج نے مل کر ایک چھاپا مارا، جہاں سے فاروق ستار کے سمیت 200 افراد کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا. الطاف حسین لندن میں تھے. ان کی گرفتاری کے لیے بھی انٹرپول سے مذاکرات کیے گئے. الطاف حسین خود بھی پاکستان آنے کے بیانات دیتے رہتے تھے، لیکن نہ وہ پاکستان آئے اور نہ ہی انٹرپول سے کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو سکی. محترمہ بینظیر بھٹو ان حالات پہ قابو پانے پہ ناکام نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ خود بھی کسی جگہ پہ کہتی تھیں کہ کراچی میں گوریلا جنگ جیسا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ رینجرز جو امن و امان کے لیے لائی گئی تھی وہ بھی اب MQM سے محفوظ نہیں تھی. 22 دسمبر 1994 کو 4 رینجرز اہلکاروں کی ڈیڈ باڈیز، 4 اہلکاروں کی لاشیں جھاڑیوں سے ملی تو ایک تہلکہ مچ گیا. حکومت نے اس کا الزام بھارت پہ لگایا اور بھارتی قونصلیٹ کو کراچی سے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا. نصیر اللہ بابر سابق فوجی افسر بھی تھے. فوج، پولیس اور رینجرز ان کے ساتھ مکمل تعاون میں تھیں اور وہ ماورائے قتل عدالت تک سب کچھ کر رہے تھے. انہوں نے اسی دور میں ایک ایسا قتل کیا جس کو نصیر اللہ بابر MQM کا سب سے بڑا دہشت گرد، ڈاکو اور قاتل قرار دیتے تھے. 2 اگست 1995 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب اس کو ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد کراچی ایئرپورٹ پہ طیاروں پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان کو کچھ دن پہلے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور اب ایک کہانی بنا کر جیلی پولیس مقابلہ بنا کر ان کو مار دیا گیا ہے. مارے جانے والا شخص انتہائی مطلوب فاروق پٹلی دادا تھا، جس کی بیوی شازیہ فاروق 2018 تک رکن سندھ اسمبلی بھی تھیں اور وہ ایئرپورٹ تھانہ انچارج جس نے فاروق دادا کو قتل کیا تھا اس کا نام تھا انوار احمد خان، جو آج انوار احمد راؤ کے نام سے مشہور ہے.
फारूक दादा का कत्ल MQM के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था। शायद यही वजह थी कि कराची में अगला दिन क़यामत से कम नहीं था। औरंगी में एक कोच से 12 डेड बॉडीज 12 लाशें मिली जिनके सरों पे गोलियां लगी हुई थी और जिस्म छलनी थे। एक रात में दर्जनों लोगों को कटवा दिया गया। इनमें बेशतर लोग वो थे जो कराची में मजदूरी करने की गरज से आए हुए थे, जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। यूं लगता था जैसे आसिफ ज़दा शहर में कोई खौफ व खरास को बरकरार रखना चाहता है। इस सब का सियासी नुकसान तो हो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा था। वो इस तरह कि उससे अगले साल वर्ल्ड कप के कुछ मैच कराची में होना थे, इसलिए इंटरनेशनल दुनिया को ये दिखाना जरूरी था कि कराची एक पुरअमन शहर है। कराची में अमन होने को था, लेकिन ऐसे में अमेरिकी कॉन्सुलेट के 2 एहलकारों को दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और ये मामला इंटरनेशनल मामला बन गया। चुनांचे सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयां तेज कर दी, यानी कि मारवाए अदालती कत्ल तेज हो गए। इसके बाद कुछ देर के लिए शहर में बदअमनी कम हुई, अमन कायम हुआ, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। 23 नवंबर को वजीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह के भाई एहसानुल्लाह शाह को उनके बंगले के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया और इस वाक़े के ठीक 1.5-2 हफ्ते के बाद अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और अल्ताफ हुसैन के भतीजे आरिफ हुसैन घर से गायब हो गए। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रेंजर्स इस बात को नहीं मानते। बहरहाल जो भी हुआ, दूसरे दिन अल्ताफ हुसैन के भाई और भतीजे की लाश कराची के इलाके कड़ाप से मिली और शहर एक बार फिर खौफ के साए में चला गया। नसीरुल्लाह बाबर की क़यादत में ये ऑपरेशन फौज, पुलिस और रेंजर्स कर रही थी, जो बड़ी हद तक कामयाब और जानदार ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की वजह से 1996 तक काफी हद तक अमन कायम हो चुका था, लेकिन अब पानी सरों से गुजर चुका था। वो गैर मुल्की सरमायाकारी जो बरसों में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आई थी, वो बदअमनी और सियासी इंतशार के बायस कराची से वापस चली गई। सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में 102 अरब की रकम थी, वो वापस चली गई। ये रकम उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, जो आज भी एक बहुत बड़ी रकम है। इस वजह से बेनजीर हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे में जब मुस्लिम लीग नवाज, MQM और जमाते इस्लामी पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए इकदाम कर रहे थे, एक और नया खिलाड़ी बेनजीर को गिराने में उनके साथ आकर खड़ा हो गया। इमरान खान ने चंद महीने पहले ये बयान दिया था कि वो सियासत में कदम नहीं रखना चाहते, लेकिन 2 ऐसे वाक़यात हुए कि उन्होंने सियासत में आने का ऐलान कर दिया और मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ मुस्लिम लीग नवाज, MQM और जमाते इस्लामी के साथ खड़े हो गए। हमने आपको तहरीके इंसाफ के कायम होने और एक बेनजीर के खुफिया राज की कहानी बताने का वादा किया था, लेकिन किस्त लंबी हो जाएगी और तहरीके इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, इसलिए ये हम आपको किस्त नंबर 32 में दिखाएंगे। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।